students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start the new chapter today of class 5th, which is chapter number 9, our environment and pollution. Okay, chalo. So first of all, we are having the topic regarding our environment. So students, our environment consists of living and non-living things like air, water, land, plants and animals. These interact with each other. The word environment means to surround. However, human beings change the environment to suit their needs. The houses in the past were well ventilated. There was greenery all around. There were few electric gadgets, less vehicles on the road and fresh air. Gradually, human beings have changed the grasslands around them into farmlands. Part of forests have been cut down to build colonies and factories. Wildlife habitats have been reduced or destroyed. So due to an ever-increasing human population, man interference with nature has also increase. So student, what they're saying कि हमारे environment के अंदर living and non-living things दोनों ही होते हैं. Livings में आपके plants, animals and human beings हैं, and non-living things में air, water, land. So ये सभी मिलकर हमारा environment का part होता है. And ये सभी living and non-living factors एक दूसरे के साथ interact करते हैं, coordinate करते हैं, तभी life possible and survival बन पाती है on the planet. Okay, अब ये जो word environment है, इसमें जो environment word है, इसका मतलब होता है to surround. सो ह्यूमन बींग्स ने क्या करा है, अपने सराउंडिंग्स को चेंज कर गया है अपने नीड्स के अकॉर्डिंग. ओके, जैसे कि पहले टाइम पे जो घर होते थे काफ़ी वेल वेंटिलेटेड होते थे, चारों तरफ ग्रीनरी होती थी, कुछ इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते थे. ओके, एंड जो रोड्स पे व्हीकल्स थे वो बहुत ही कम हुआ करते थे, फ्रेश एयर ज़्यादा होती थी. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स का जो एडवांसमेंट है वो बढ़ता चला गया, उन्होंने जितने भी ग्रासलैंड है अपने अराउंड उनको फार्मलैंड में कन्वर्ट कर दिया. हमारे फॉरेस्ट के काफ़ी सारे पार्ट हैं जिनको कट करके वहाँ कॉलोनीज एंड फैक्ट्रीज बना दी गई. वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स कम हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय करे जा चुके हैं. सो ये जो इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन है उसकी वजह से मैन का इंटरफेरेंस जो है वो ज़्यादा हो चुका है किसके साथ, नेचर के साथ. सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारे चेंजेस करे हैं. जैसे कि फैक्ट्रीज हमने सेटअप कर दी है, हर जगह फैक्ट्रीज बन चुकी हैं जो कि ह्यूमन डिमांड्स को भी सेटिस्फाई करने के लिए बनाई जाती हैं. ओके, रोड्स पे नंबर ऑफ व्हीकल्स आपके इंक्रीज होते जा रहे हैं डे बाय डे. जो स्मोक है, अमाउंट का स्मोक है जो प्रोड्यूस करते हैं वो भी इंक्रीज हो रहा है. सो इस तरीके से एयर, वाटर, लैंड सब मोर एंड मोर पोल्यूट होते जा रहे हैं डे बाय डे ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस एक्टिविटीज विद द नेचर. ओके, चल नाउ वी कम टू द टॉपिक विच इज ग्रीन हाउस. ग्रीन हाउस क्या है, ये एक ग्लास हाउस होता है. यू कैन सी इस तरीके का हाउस है जो कि ग्लास का बना होता है. यहाँ पे हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं स्पेशली विंटर सीजन में. अब ग्रीन हाउस के अंदर क्लाइमेट को कंट्रोल किया जाता है, यानी कि जो सन की रेज जैसे ही इस ग्लास के अंदर पास होती हैं ये अंदर ट्रैप हो जाती हैं, जिसकी वजह से अंदर का एटमॉस्फेयर वार्म हो जाता है. ओके, सो प्लांट्स आपके वार्म एंड जो मॉइस्ट एयर होती है ग्रीन हाउस की उसमें अच्छे तरीके से ग्रो कर पाते हैं इन द विंटर सीजन. अब ये वार्म किससे होता है, बिकॉज अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड रेज फ्रॉम द सन ब्रिंग इन हीट एंड लाइट एनर्जी एंड द ग्लास वॉल्स ऑफ द ग्रीन हाउस डू नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप. तो जो अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड रेज हैं सन की, वो क्या हीट को लेकर आती, हीट एंड लाइट रेस एनर्जी को लेकर आती हैं. एंड जैसे ही ये ग्लास हाउस के ग्लास वॉल्स के अंदर, ग्रीन हाउस के ग्लास वॉल्स के अंदर एंटर करते हैं, ये वहीं क्या हो जाती हैं, ट्रैप हो जाती हैं एंड हीट बाहर वापस एस्केप नहीं कर पाती है. इसकी वजह से ग्रीन हाउस आपका अंदर कैसा रहता है, वार्म रहता है. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट ग्रीन हाउस गैसेस. सो अर्थ एटमॉस्फेयर भी क्या है हमारे, एज वी ऑल नो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का कैसे फॉर्मेशन हुआ है. इट्स अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस. ओके, बहुत सारे गैसेस का एक ब्लैंकेट है जिससे हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर बना हुआ है. अब उसमें से कुछ गैसेस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, मीथेन, वाटर वेपर. ये सभी गैसेस के पास प्रॉपर्टी होती है कि ये सन से निकलने वाली हीट एनर्जी को अपने अंदर क्या कर लेती हैं, एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेती हैं. ओके, अब ये गैसेस क्या नहीं करती, जैसे ही ये गैसेस आपके अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करी, हीट को अपने साथ लेकर आती हैं, अंदर लाने के बाद ये क्या नहीं होती है, बाहर वापस एस्केप नहीं कर पाती इनटू दी स्पेस, जिसकी वजह से ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर को वार्म अप कर देती हैं. एंड जितनी ज़्यादा गैसेस प्रोड्यूस होंगी उतना ज़्यादा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, विच इज़ नॉट गुड. ओके, दीज गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस. इसीलिए इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं. और इनकी वजह से जो इफेक्ट क्रिएट होता है हमारे एनवायरनमेंट में, दैट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. ओके,
This effect means an increase in the concentration of greenhouse gases in the atmosphere, which leads to an increase in the amount of infrared radiation close to the surface of the earth. अब इस इफेक्ट का मतलब क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ सरफेस पे जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, जो हीट है, वो भी बढ़ती जा रही है. सो सबसे पहले हमारे पास एक ग्रीन हाउस गैस है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड. सो जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है ओवर द लास्ट 100 ईयर्स. और जो मेन रीजन है इसके इंक्रीज होने के वो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट. एंड अगर इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्रेजेंट रेट के साथ इंक्रीज होता गया तो और भी ज़्यादा जो हीट है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाएगी एंड जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट इज मीथेन. मीथेन भी एक नेचुरल गैस है. जब आपके ग्रास ईटिंग एनिमल्स अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो भी हर्बीवोर्स होते हैं, वो अपने खाने का उनका जब डाइजेशन होता है तो उनके सिस्टम में से बहुत सारी ये गैस जो है वो रिलीज होती है हमारे एटमॉस्फेयर में. जो एनिमल से वेस्ट निकलता है, मैन्योर जिसे आप कहते हैं, उसको एज अ फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है एंड फर्टिलाइजर के थ्रू भी हमारे एटमॉस्फेयर में अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मीथेन गैस रिलीज होता है. एंड ये गैस भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, बिकॉज ये भी प्लानट के को वार्म अप करती है. ओके, नेक्स्ट इज वाटर वेपर. वाटर वेपर भी 35 to 75% का कॉन्सेंट्रेशन बनाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में. नेक्स्ट इज ओजोन. ओजोन हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज CFC. CFC इज नोन एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ये भी एक केमिकल है जो कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एंड बहुत सारे बाकी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इसका यूज किया जाता है एंड एटमॉस्फेयर को वार्म अप करने के लिए दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल. ओके, चलो. Now next we come to global warming. So greenhouse gases in the atmosphere trap the heat of the sun. So there is a rise in the temperature on the earth and this is called global warming. अब हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, आई टोल्ड यू, ये सन की हीट को ट्रैप कर देती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है डे बाय डे एंड दिस फिनोमेना इज ओनली व्हाट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. ओके, एंड इन द लास्ट 100 ईयर अगर हम कुछ पिछले 100 सालों की बात करें, सो जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से राइज हो चुका है एंड नेक्स्ट सेंचुरी में ये 2 डिग्री to 6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक राइज हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट है वो वर्स्ट बन जाएगा. ओके, इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आर विजिबल मेल्टिंग. अब ये जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हैं वो बहुत हद तक विजिबल है. कैसे? हमारे जो पोलर आइस कैप्स हैं वो मेल्ट हो रही हैं, ओशियंस का वाटर लेवल राइज हो रहा है क्योंकि वो सारा पानी बहकर कहाँ जा रहा है, अल्टीमेटली ओशन में जा रहा है. ओके, एंड फ्लडिंग हो रही है, जो सी एरिया है उनके आसपास फ्लडिंग हो रही है क्योंकि वाटर लेवल बढ़ रहा है तो पानी सारा कहाँ आएगा, सी शोर पर ही आएगा. एफर्ट्स नीड टू बी मेड टू रिड्यूस द वार्मिंग अप प्रोसेस. तो अब क्या ज़रूरत है कि ये हमें एफर्ट्स करने हैं इस प्रोसेस को, ये जो वार्मिंग अप प्रोसेस है इसको रिड्यूस करने के लिए. हर एक कंट्री, स्पेशली वो जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं, उन कंट्रीज़ को उनको रिड्यूस करना है एंड यही एक तरीका है जिससे इस मेजर डिजास्टर को प्रिवेंट किया जा सकता है. ईच वन ऑफ अस कैन डू अ बिट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी केयरफुली. और हम सभी भी इंडिविजुअल लेवल पे भी हम कुछ छोटे छोटे एफर्ट्स ले सकते हैं इसको करने के लिए, जैसे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ है वो केयरफुली करना चाहिए, फ्यूल के यूज़ को रिड्यूस करना है, मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज़ किया जाए लाइक बस या मेट्रो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज ग्रो करना है, रिसाइकल प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए. सो दीज आर सम एफर्ट्स विच वी ऑल कैन ऑल्सो टेक ऑन आवर इंडिविजुअल लेवल. Many countries have signed agreements aimed at reducing greenhouse gases. बहुत सारे गैसेस ने तो एग्रीमेंट्स भी साइन किए हैं जिनका एम क्या है, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस. और उनमें से एक एग्रीमेंट है जिसका नेम है क्योटो प्रोटोकॉल. ओके, चलो. The next topic is pollution. What is pollution? I told you, land, air, noise and water. इन सभी components का contamination is known as pollution. तो बहुत सारे पोल्यूशंस हैं टाइप्स के, जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन. एंड ये पोल्यूशन क्या करता है, ह्यूमन बींग्स को डिफरेंट वेज में अफेक्ट करते हैं. व्हीकल, फैक्ट्रीज से निकलने वाला स्मोक, हाउसेस से निकलने वाला स्मोक, ये सब हमारे एयर को पोल्यूट कर रहा है. हाउसेस से निकलने वाला जो गार्बेज है, जब आप उसे ओपनली थ्रो करते हो, वो आपकी लैंड एंड एयर को पोल्यूट करता है एंड बहुत सारी डिजीजेस कॉज कर सकता है. उनमें से कुछ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, दैट इज अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, लंग कैंसर. ओके, ये सभी वो डिजीजेस हैं, दे आर कॉज बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. नेक्स्ट वी कम टू स्पिलिंग ऑफ ऑयल. ऑयल का स्पिलिंग या पेट्रोलियम का स्पिलिंग,
केमिकल वेस्टेज का जो डंप किया जाता है, जो भी केमिकल वेस्ट फैक्ट्री से प्रोड्यूस होती है, उनको हम रिवर एंड सीज में क्या करता है, डंप कर देते हैं। ये क्या करता है, वाटर में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है उनको हार्म करता है। When nuclear power stations produce electricity, harmful poisonous waste mixes with the air. जब आपके जो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, साथ में बहुत सारा हार्मफुल पॉइजनस वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है जो कि एयर के साथ मिक्स होकर एयर को पोल्यूट करता है। ओके, सो इस तरीके से क्या होता है, पोल्यूशन क्रिएट होता है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट फ्यू स्टेप्स विच वी कैन यूज टू कंट्रोल द पोल्यूशन। कैसे? देखो, सबसे पहले फैक्ट्रीज शुड फिल्टर एंड क्लीन गैसियस वेस्ट। फैक्ट्रीज को क्या, जो भी गैसियस वेस्ट वो प्रोड्यूस करते हैं उसको फिल्टर एंड क्लीन करना चाहिए एयर में रिलीज करने से पहले। इससे क्या होगा, टॉक्सिक गैसेस आपके रिमूव हो सकती हैं। ओके, लोकल बॉडीज हैं जैसे कि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज एंड कॉर्पोरेशन, इन्हें लोगों को रियलाइज करवाना चाहिए कि हमें पोल्यूशन को रिड्यूस करना है। ओके, चलो, जैसे कि फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन एरिया अवे फ्रॉम प्लेसेस वेयर पीपल लिव। ओके, फैक्ट्रीज को कहाँ, ऐसे प्लेसेस में इस्टेब्लिश किया जा रहा है जहाँ खाली है, यानी कि जहाँ लोग नहीं रहते, रेजिडेंशियल एरियाज नहीं है। इनके इसमें क्या, इन फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी चिमनीज लगाई जा रही हैं, फिट करी जा रही है फिल्टर के साथ, सो दैट जो भी यहाँ से गैसियस वेस्ट प्रोड्यूस होता है उनको फिल्टर करने के बाद ही एयर में रिलीज किया जाए। नेक्स्ट, फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू यूज नेचुरल फर्टिलाइजर। फार्मर्स को नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करने के लिए एनकरेज किया जा रहा है। गार्बेज, चाहे वो वेट हो या ड्राई हो, घर से निकलने वाले गार्बेज को प्रॉपर डंपिंग प्लेस पे थ्रो करना है। नॉइस जो भी 115 डेसिबल से ज़्यादा है वो आपके लिए इनटॉलरेबल होती है। पॉलीथिन बैग्स का यूज़ हमें अवॉइड करना है। ओके, इस तरीके से हम अपने लेवल पे क्या छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं। नेक्स्ट इज रीयूज एंड रिसाइकल। सो ये भी क्या करता है, दिस इज डन टू रिड्यूस द एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट। रीयूज एंड रिसाइकल को क्या किया जाता है, इसलिए किया जाता है जो वेस्ट का एक्यूमुलेशन है, लाइक मेटल, पेपर, क्लॉथ, रबर, प्लास्टिक, इन सब का एक्यूमुलेशन जो है लैंडफिल में वो कम हो सके। एंड इस मटेरियल को आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, रिसाइकल या रीयूज भी कर सकते हो। जैसे कि रबर है तो यूज्ड टायर जो होते हैं उनको आप कट करके एक स्विंग सीट, क्लाइंबिंग फ्रेम या रबर स्लीपर या चप्पल जिसे आप बोलते हो उनके शेड्स में आप हमें दोबारा से यूज कर सकते हो। रबर ट्यूब को ज्वेलरी आइटम बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, लाइक बीड, रिंग्स एंड ब्रेसलेट। ओके, ओल्ड ट्रक टायर, पुराने ट्रक के जो टायर में रिसाइकल किया जाता है प्लेग्राउंड सरफेसेस, पेंसिल पाउच या डायरी कवर्स बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज मेटल। मेटल के जो ऑब्जेक्ट्स जिनको लोग थ्रो कर देते हैं उनका भी रीयूज किया जा सकता है। जैसे कि पीपल बाय पाइप्स, रॉड्स एंड गेट्स फ्रॉम स्क्रैप डीलर्स फॉर रीयूज एज दे आर चीप। लोग क्या करते हैं, स्क्रैप डीलर से ये पाइप, रॉड एंड गेट वगैरह को खरीद लेते हैं रीयूज करने के लिए, क्योंकि ये उनसे काफ़ी उन्हें चीप पड़ जाता है। ओके, चलो, सो this is how we can reduce pollution and can take small steps to reduce or to control the pollution. That's all for the chapter. It's completed. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.